नमस्कार, नवभारत सुपर 6 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। क्या पाकिस्तान की प्यास का रिमोट कंट्रोल अब पूरी तरह से भारत के हाथ में आ चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सिंधु जल समझौते को लेकर इस्लामाबाद से लेकर कराची तक भारी खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार आ रही तीखी बयानबाजी ने ये साफ कर दिया है कि पड़ोसी मुल्क इस वक्त बेहद डरा हुआ है। पाकिस्तान में इस बात का खौफ है कि अगर ये ऐतिहासिक समझौता रद्द होता है या भारत ने अपनी नदियों के पानी का रुख जरा सा भी मोड़ा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और वहां की खेती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। वहां के हुक्मरान इसे पाकिस्तान के लिए एक गंभीर जल संकट और वजूद की लड़ाई बता रहे हैं। पाकिस्तान की नदियां सूखने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। पानी को लेकर गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। अब सिंधु नदी के पानी पर मंडराता खतरा उनकी रातों की नींद उड़ा रहा है। क्या भारत अब पानी के जरिए पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देगा? पाकिस्तान सिंधु के पानी के बिना कितने दिन टिक पाएगा? आज इस पूरे विवाद पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक को जरा सुनिए, जो गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि वो पानी रोकने वालों का हाथ काट देंगे। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। हालांकि भौगोलिक और तकनीकी ढांचे के कारण भारत रातों रात नदियों का प्राकृतिक बहाव जो है वो पूरी तरह से रोक नहीं सकता है, लेकिन इस समझौते पर रोक लगाने और अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करने की भारत की रणनीति से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान की 90% से अधिक खेती जो है सिंधु नदी पर ही निर्भर करती है। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान के मुख्य कृषि प्रांतों पंजाब और सिंध में खरीफ सीजन की शुरुआत में ही पानी की भारी कमी दर्ज की गई है, जिससे कि उसकी फसलें और नहरें सूखने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। समझौता स्थगित होने से भारत ने पाकिस्तान के साथ नदियों के बहाव, बांधों से पानी छोड़े जाने और बाढ़ की चेतावनी से जुड़ा डेटा साझा करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। बिना पूर्व सूचना के पानी के उतार चढ़ाव से पाकिस्तान में अचानक बाढ़ आने या सूखा पड़ने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान के प्रमुख पनबिजली बांध जैसे कि तारबेला और मंगला डैम पानी के कम और अनियमित फ्लो की वजह से संकट में है। इससे पाकिस्तान के घरेलू बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की भारी कमी आने की आशंका भी है, जैसे कि वहां का ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। इस संधि के तहत पाकिस्तान को भारत के प्रोजेक्ट्स जैसे झेलम और चिनाब पर बन रहे बांध पर तकनीकी आपत्ति जताने और उन्हें रोकने का अधिकार था। अब संधि निलंबित होने के कारण भारत जम्मू कश्मीर में अपनी सभी जल विद्युत परियोजनाओं को बिना किसी पाकिस्तानी मंजूरी के तेजी से पूरा भी कर रहा है। पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो कृषि क्षेत्र का योगदान इसमें 23% है और 68% ग्रामीण आबादी की आजीविका जो है इसी से चलती है। पानी के इस संकट ने पहले से ही विदेशी कर्ज और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मानो पंगु बना दिया है, जिससे वहां हाहाकार मचा हुआ है। अब पाकिस्तान के मंत्री युद्ध जैसी गीदड़ भभकी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद भी पाकिस्तान के नेताओं को अक्ल अभी तक नहीं आई। तो एक तरफ मुसादिक मलिक हैं जो हवा में हाथ पकड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, जिन्होंने 21 मई को एक टीवी इंटरव्यू के दौरान भारत पर हमले की धमकी दी थी। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने कहा, जिस पल हमें ये महसूस हुआ कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है और पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हिस्सा है, हम भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। पाकिस्तान सिंधु जल संधि को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करने जा रहा है। मतलब जब भारत के आगे गिड़गिड़ा कर काम उसका नहीं चल पाया तो दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाला मुल्क हाथ ही फैलाएगा, उसी की तैयारी भी है। पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक कह रहे हैं कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन हाथों को काट देंगे। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति का बखूबी अंदाजा है। इसलिए तो पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनका पानी रोक दिया है। आपको क्या पता है कि सिंधु जल संधि के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद पाकिस्तान गए थे? तस्वीर को जरा देखिए, ये गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नजर आ रहे हैं हाथ हिलाते हुए, आप उनको देख पाएंगे। वहीं सितंबर 1960 में कराची हवाई अड्डे पर
बताया जा रहा है। उनका स्वागत किया गया था और ये जो हाथ हिलाती हुई तस्वीर है वो हवाई अड्डे की ही तस्वीर है। स्वागत करने कोई और नहीं, जो दूसरे आप मौजूद शख्स को देख रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान खुद पहुंचे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिसीव करने के लिए। कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद 21 सितंबर 1960 को पंडित नेहरू जो है पाकिस्तान के मरी भी गए थे। ये दूसरी तस्वीर, और ये सब ऐतिहासिक तस्वीर है। जरा देखिए कि जब समझौता हो गया उसके बाद पंडित नेहरू पहुंचे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने नेहरू को पहाड़ी फूलों का गुलदस्ता जो है भेंट किया था। मतलब एक हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद संधि हो गई और उसके बाद पाकिस्तान कितना खुश था, क्यों खुश था, उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। इस तस्वीर में पंडित नेहरू को सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए जरा देखिए। ये जब सिग्नेचर हो रहे हैं, बीच में अयूब खान हैं और सबसे दाएं जो हैं वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं विलियम इलिफ। जी हाँ, दरअसल ये जो ऐतिहासिक संधि हुई थी, विश्व बैंक मुख्य मध्यस्थ था और उसने मध्यस्थता की थी और भूमिका उसकी अहम रही थी। लेकिन ये संधि तो हो गई, इससे फायदा किस मुल्क को ज्यादा हुआ, ये जब आप समझेंगे तब आप समझेंगे कि क्यों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसे स्थगित कर रहे हैं और स्थगित करने के बाद कैसे भारत को फायदा हो रहा है और पाकिस्तान नुकसान झेल रहा है। तभी तो बार बार गीदड़ धपकी दे रहे हैं ये लोग। सिंधु जल संधि के रद्द होने से पाकिस्तान को जो परेशानी हो रही है वो हमने आपको बताई, लेकिन सिंधु का पानी पाकिस्तान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, जरा वो जान लीजिए। ये जब समझौता हुआ था तो ये ज्यादातर पाकिस्तान के लिए अहम था, भारत को तो कहीं ना कहीं इससे घाटा ही हो रहा है और यही तो वजह है कि जब हमने स्थगित किया है इस संधि को तो पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। समझिए जरा, दरअसल इस समझौते के तहत कुल 6 नदियां आती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, जिनमें से सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान के हिस्से जाता है। रावी, व्यास और सतलज का पानी भारत के हिस्से आता है। मतलब 3-3 नदियों को आपने डिवाइड कर दिया। सिंधु नदी इन 6 नदियों में पानी का सबसे बड़ा सोर्स है और ये पाकिस्तान के हिस्से गई। सिंधु जल समझौता जो हो गया, इस बंटवारे के तहत पाकिस्तान को 80% पानी और भारत को केवल 20% पानी मिल रहा था। अब आप समझिए 80% पूरा सिंधु जल जो है वो जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। और क्योंकि हमने समझौता किया था तो हम उस पानी को रोक भी नहीं रहे थे कि ठीक है भाई, आपकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है तो आप ले लीजिए। हमें सिर्फ 20% मिल रहा था और उस 20% से ही भारत आज किस स्थिति में है आप समझिए। और अब जो ये 80% पर भी हमने रोक लगाई हुई है ना, जब मन तब छोड़ रहे हैं, जब मन तब रोक ले रहे हैं, तो उससे समझिए हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। एक दर्शक के तौर पर आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि जब ये समझौता हुआ तो आप जरा सोचिए फायदा किस मुल्क को पहुंचा। और वो मुल्क अब हमें आंखें दिखाए, वो मुल्क हमें आंख दिखाए और कहे कि हम हाथ काट लेंगे। अरे आओ आओ, हाथ काट कर दिखाओ। हाँ, आप ऑपरेशन सिंदूर होता है तो पहुंच जाते हैं अमेरिका के पास, आप वहां पर पहुंचकर गिड़गिड़ाने लगते हैं, भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं हाथ काट लेंगे। गीदड़ भपकी है ये। खुद आप विचार कीजिए कि इस समझौते से भारत को क्या मिल रहा था और आज भारत ने यह फैसला सही लिया है या नहीं। चलिए आगे आपको बताएंगे सीएम योगी ने किसे बताया कालनेमी, उससे पहले आपको दिखाते हैं सुपर 6 खबरें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को एसआईटी ने क्लीन चिट नहीं दी। उधर पुलिस ने काउंटर पर मिले दान और ऑनलाइन डोनेशन की भी जांच शुरू कर दी है। इस बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे तो उन्हें नजरबंद कर लिया गया, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने अयोध्या में प्रदर्शन किया। यूपी चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने इंडी गठबंधन को बड़ा ऑफर दिया है। एआईएमआईएम चीफ ने बीजेपी को रोकने के लिए सपा कांग्रेस के साथ अलायंस की मंशा जाहिर की। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उनके ऑफर को नकारते हुए कहा कि एआईएमआईएम परोक्ष रूप से बीजेपी के साथ है। उधर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ती है एआईएमआईएम। एसआईआर के खिलाफ इंडी गठबंधन ने एकजुटता दिखाई है। विपक्ष के 23 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चिंता जाहिर की है। खास बात यह है कि कांग्रेस से दूरी बनाने वाली आप और डीएमके के भी हस्ताक्षर है। इस बीच दिल्ली में एसआईआर की आज से शुरुआत हो गई है। बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट को आज फिर एक झटका लगा है। यूबीटी के एमएलसी सचिन अहिर ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। शिंदे गुट ने सचिन अहिर को तोहफा देते हुए विधान परिषद का सभापति उम्मीदवार बना दिया है। कल इसके लिए चुनाव होने वाला है। उधर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि उनके लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं। 20 साल बाद आखिरकार पटना का 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला लालू परिवार ने छोड़ दिया। बार बार मिल रहे नोटिस के बाद आरजेडी प्रमुख
लालू यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली कर दिया है। बंगला खाली करते ही 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले के गेट पर लगे आरजेडी के चुनाव निशान लालटेन को हटा दिया गया। राबड़ी को 39 हार्डिंग रोड वाला आवास आवंटित किया गया है। बिहार के चर्चित भरत एनकाउंटर की सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इस बीच आरा के बिलौटी गांव में भरत तिवारी की 13वीं का आयोजन किया गया है। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। नवभारत से बातचीत में भरत की मां ने कहा, भरत ने 1400 करोड़ की लूट का खुलासा था जिसके लिए उसकी जान गई। और चलिए सुपर 6 में अगली स्पेशल स्टोरी की बात करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा विवाद शुरू क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की सियासत में रामायण काल के किरदारों की एंट्री भी शुरू हो गई। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे फ्रंट फुट पर आकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सबसे बड़ा प्रहार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद दायित्व उठा लिया है और जब से ये चंदा चोरी का मामला सामने आया है तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर ही खेल रहे हैं, बार बार प्रहार करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए साफ संदेश दिया है कि जो लोग कल तक राम मंदिर का विरोध करते आए, राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलवाई, वो आज अचानक राम भक्त बनने का ढोंग कर रहे हैं। इतने पे नहीं रुके योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हम अपने अंदाज में बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की इस भक्ति को कालनेमी का रूप बताया है, वो कालनेमी जो रूप बदलकर छल करने आया है। लेकिन कहानी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं, दरअसल एक्शन जमीन पर भी उतर आया है। एक के बाद एक चंदा चोरी विवाद पर एक्शन देखने को मिल रहा है। एसआईटी की टीम ने क्या जांच की, क्या रिपोर्ट सौंपी, वो भी अब धीरे धीरे सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। उसके बाद पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन आज अयोध्या में तब हड़कंप मच गया जब रामलला के दर्शन और पद यात्रा पर निकले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को होटल में ही देखिए हाउस अरेस्ट किया गया, नजरबंद उनको किया गया। होटल में पहुंचे थे वहीं पर उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार घोटाले को छिपाने के लिए विपक्ष को रामलला के दरबार में जाने से रोक रही है। ये वही विपक्ष है, याद दिला दूं आपको, ये वही विपक्ष है, ये वही अखिलेश यादव। रामलला के दर्शन करने गए या नहीं, सवाल पूछ लीजिएगा। जब बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था कि आइए भाई राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन कीजिए, तब विपक्ष नहीं गए थे। लेकिन आज खुद का स्वार्थ है तो इनको रामलला का दरबार याद आ रहा है। रामलला के दरबार में जाने से इनको रोका गया तो कांग्रेस हाय तौबा मचाने लगी। बीजेपी का उधर कहना है कि आस्था के नाम पर राजनीति बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि देखिए, राजनीति तो सभी पार्टियां करती हैं और राजनीति करने का हक रखती है, इसीलिए तो पॉलिटिक्स में है। तो बीजेपी को भी देखना चाहिए कि मुद्दा इस वक्त गर्म है और जनता के बीच ये बात पहुंच चुकी है कि चंदा चोरी तो हुआ है, तो उसके बाद कोई भी स्टेप लेने से पहले बीजेपी को भी यहां सोचना चाहिए, क्या वाकई विपक्ष कालनेमी की तरह सियासी चोला बदलकर छल कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर अजय राय को नजरबंद करके सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है? ये सवाल उठ रहे हैं, जनता के मन में उठ रहे हैं कि क्या ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, अजय राय आप बोल पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल पा रही है, भाई हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हो, क्योंकि तुमको घोटाला छिपाना है। तो ऐसे में सरकार को कोई भी कदम जो है वो सोच समझ के उठाना चाहिए। क्या वाकई में ऐसा है कि आवाज दबाना चाह रही है विपक्ष का, या फिर राजनीति से ही बचना है सरकार को कि राजनीति ना करें? चुनाव भी तो करीब है, ये भी तो एक मकसद हो सकता है दोनों पार्टियों का, दोनों तरफ, पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ बात कर रही हूँ, क्योंकि 2027 का चुनाव है। बीजेपी नहीं चाहेगी किसी तरह का कोई डेंट हो और न ही विपक्ष चाहेगा कि इस मुद्दे को छोड़ दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, वो जरा सुनवाते हैं। सुनिए कैसे अटैक करते नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे क्या कुछ कहा। ठीक 2 दिन पहले हाथरस में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा था। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हैं तो खुलकर बोल दीजिए कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन के तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का अभियान चलना चाहिए। ये चैलेंज दिया है।
अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए। और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।